तो दोस्तों कोरा कागज़ की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमपीएसआई आंतरिक सुरक्षा की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उग्रवाद एवं विकास के मध्य संबंध का पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। अब ये बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है। अगर आपने वो पीडीएफ पढ़ी है जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड की है, तो आप सभी को पता होगा कि लगभग 8-9 पेज की पीडीएफ में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ ये क्लास। इसका एक रीज़न है कि यहाँ पर एक टॉपिक नहीं है, उग्रवाद एवं विकास केवल एक टॉपिक नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उग्रवाद आखिर है क्या? इसीलिए ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आपको एट लीस्ट पता हो कि उग्रवाद के भारत में प्रकार कितने प्रकार के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर ये नहीं पता है कि नक्सलवाद क्या है और आप ये पढ़ रहे हो कि उग्रवाद और विकास में संबंध क्या है, तो ये अपने साथ आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो यहाँ पर मेरा इस वीडियो में जो मेन फ़ोकस है वो इस पर है कि आपका उग्रवाद क्या है? उसके प्रमुख कॉन्सेप्ट देखेंगे, हम टाइप देखेंगे कि कितने प्रकार का उग्रवाद भारत में पाया जाता है। हम भारत के संदर्भ की बात करेंगे कि आप किसी और देश की बात नहीं कर सकते यहाँ पर। यूएसए के लिए उग्रवाद के खतरे अलग-अलग हैं या फिर यूनाइटेड किंगडम में या फिर कनाडा में अगर हम एक्सट्रीमिज़्म के खतरे देखें तो वहाँ पर नेक्स्ट लेवल के या फिर दूसरे लेवल के खतरे हो सकते हैं, लेकिन जब हम भारत में बात करें तो भारत के लिए उग्रवाद अलग-अलग प्रकार का है। तो यहाँ पर हम उन प्रकारों के बारे में बात करेंगे, फिर करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स देखेंगे कि उग्रवाद से पूरा देश किस प्रकार से प्रभावित होता है। फिर यहाँ पर हम एमसीक्यू देखेंगे, 30 क्वेश्चन आपको इस उग्रवाद टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ये मैं एमसीक्यू इसलिए यहाँ पर डाल रहा हूँ कि अगर आपने वो पीडीएफ पढ़ी हैं जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दी हैं, तो वो एमपीएसआई के लिए नहीं है, वो यूपीएससी मेंस के लिए है। यूपीएससी मेंस आप सभी को पता है कि यूपीएससी आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना पड़ता है इंटरनल सिक्योरिटी का। लेकिन अगर आप एमपीएसआई मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मतलब आपको कोई एक सिलेक्ट करना है आंसर में। तब आपको फैक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए सब्जेक्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, एमसीक्यूज़ भी आपको कराएँगे। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मुझे जॉइन नहीं किया है टेलीग्राम पर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए। एमपीएसआई मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जाकर देखिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ, मैं यहाँ पर आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उग्रवाद एक्च मतलब है क्या? एक्चुअल में उग्रवाद आपका है क्या? उग्रवाद क्या है? उग्रवाद एक मानसिक दशा है। यहाँ पर देखिए उग्रवाद शब्द कहाँ से निकला है? ये लैटिन शब्द, लैटिन भाषा के एक शब्द एक्सट्रीमस से निकला है, जिससे बना है क्या? एक्सट्रीमिज़्म। इससे निकला है, एक्सट्रीमस से निकला है, जिसका अर्थ होता है सीमाओं से परे जाना। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि उग्र या फिर जो ऐसी उत्तेजित करने वाली चीज़ें हैं, वो आपके दिमाग में अगर चल रही हैं, तो वो उग्रवाद है। अब यहाँ पर ये तो हो गई जनरल जो इन्फॉर्मेशन है उग्रवाद के बारे में कि कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है आपको एमसीक्यू कि उग्रवाद शब्द किस भाषा से क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है? या फिर ये पूछा जा सकता है कि किस शब्द से एक्सट्रीमिज़्म शब्द बना है? ये तो हो गई बेसिक। अगर हम अवधारणात्मक परिभाषा की बात करें, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति या फिर कोई बस समूह जब कोई व्यक्ति या कोई समूह राजनीतिक या धार्मिक वैचारिक माँगों को मनवाने के लिए लोकतंत्र जब वो ये सोचने लगे कि भाई अब मुझे न्याय जो है, वो कानून के द्वारा नहीं मिल सकता है, तब वो क्या करता है, वो एक दूसरा हिंसा का रास्ता अपनाता है और उसके मन में हिंसा का केवल भाव आना ही उग्रवाद है। इसका मतलब है क्या है? अपनी विचारों या फिर माँगों को मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों की जगह हिंसा का सहारा लेना ही उग्रवाद है। ये तो हो गई जनरल इन्फॉर्मेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आतंकवाद के बारे में बात करूँ तो उग्रवाद क्या है? आपके मन में जब आया, किसी व्यक्ति के मन में आया कि मुझे हिंसा करके ही न्याय मिलेगा, तो ये होता है उग्रवाद। अभी आपने उसको हिंसा की नहीं है, केवल आपके मन में है कि हिंसा से ही मुझे क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। लेकिन जब आप न्याय के रास्ते में हिंसा कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं आतंकवाद। तो क्या बोला है इन्होंने? उग्रवाद एक मानसिक अवस्था है, जबकि आतंकवाद उस सोच को लागू करना। मतलब जब तुमने हिंसा कर दी, तो वो हो गया क्या? आतंकवाद। तो ये हो गया रिलेशन उग्रवाद और आतंकवाद में। अब यहाँ पर एक यूपीएससी लेवल की यहाँ पर एक डेफिनेशन है, ये आपको पढ़ लेनी। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कम से कम टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। यहाँ पर सेकंड एआरसी क्या है? अगर आप एमपीएसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने यूपीएससी में इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ी है, तो आपको पता होगा ये क्या है। एआरसी का फुल फॉर्म होता है एआरसी का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। इसका मतलब हिंदी में अगर बोलूँ तो प्रशासनिक सुधार आयोग। ये जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, ये अभी तक 2 बार इसने अपनी रिपोर्ट दी है। जो सेकंड रिपोर्ट है ये आई थी 2005 में। अब जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुननी है आपको। एआरसी की सेकंड रिपोर्ट आई थी 2005 में। तो पहली कब आई थी? पहली रिपोर्ट आई थी 1966 में। अब ये जो रिपोर्ट है ये क्या करती है एआरसी रिपोर्ट? इसके अंतर्गत प्रशासनिक सुधार से संबंधित बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। इसमें बहुत सारी परिभाषाएँ दी जाती हैं।
साथ में बहुत सारे उपाय दिए जाते हैं उग्रवाद जैसी चीज़ों को खत्म करने के लिए। तो इस एआरसी के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इसमें बोला गया है कि उग्रवाद वह विचारधारा है जो हिंसा और तोड़-फोड़ के माध्यम से स्थापित संवैधानिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की वकालत करती है कि अगर आपको न्याय चाहिए है, अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको न्याय चाहिए है, तो बस हाथ में पिस्तौल उठानी पड़ेगी। ये सोच ही क्या है, उग्रवाद है। अब आगे उग्रवाद के मुख्य लक्षण क्या है? अगर आपको पता करना है कि इसके मन में, किसी व्यक्ति के मन में उग्रवाद फैल रहा है, तो उसको पता करने की ये कुछ यहाँ पर सिम्पटम्स दिए हुए हैं कि इसको उग्रवाद की बीमारी लगने वाली है। वो हमेशा बोलेगा कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है, तो वो उसी रास्ते पर है। वो किसी विरोधी विचार को सुनने के लिए भी तैयार नहीं रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सांप्रदायिक दंगों के बारे में बात करें, कुछ सांप्रदायिक सोच रखने वाले लोग ऐसे होते हैं कि वो विपक्षियों की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो उनके मन में भी एक उग्रवाद है, लेकिन वो उग्रवाद कब आतंकवाद में बदलेगा, जब वो व्यक्ति हथियार उठा लेगा। तो बस इतना अंतर है कि आपके मन में जो चल रहा है वो एक्सट्रीमिज़्म है, और वो एक्सट्रीमिज़्म जो आपके मन में है वो सबसे खतरनाक है, ठीक है? तो ये बात हो गई रिजेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। ये सिम्पटम्स हैं कुछ, जो एक बीमार व्यक्ति के, उग्रवाद से प्रभावित जो व्यक्ति होता है, उसके मन में जो सिम्पटम्स होते हैं या फिर ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण अंतर दिए हुए हैं उग्रवाद तथा आतंकवाद में। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जब आपके मन में है कोई चीज़ तो उग्रवाद है। हाथ में बंदूक लेकर ही चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके मन में ही जब वो भावनाएँ हैं, विचारधारा ऐसी है, तो वो उग्रवाद कहलाता है। टेररिज़्म क्या है? जब वो व्यक्ति रणनीति बना के कोई भी हमला या फिर डर का माहौल फैलाने का काम करता है, तो उसे टेररिज़्म कहते हैं। ये हो गया हमारा आतंकवाद। अब एक और शब्द आता है यहाँ पर, उग्रवाद बनाम विद्रोह। इंसर्जेंसी, आपने ये शब्द सुना होगा, इंसर्जेंसी। जैसे कि अभी मणिपुर में या फिर नागालैंड जैसे राज्यों में हमेशा विद्रोह की की जो स्थिति है बनी रहती है। इसका मुख्य कारण है कि टेररिज्म का लक्ष्य है डर फैलाना। लक्ष्य की बात है। टेररिज्म का पूरा जो फोकस है वो किस पे है कि हमें लोगों में डर फैलाना है। जबकि इंसर्जेंसी में क्या होता है, जो वर्ग भी, जो समूह या फिर व्यक्ति उग्रवाद फैला रहा है, वो चाहता है कि जहाँ पर उसने उग्रवाद फैलाया है, उस ज़मीन की नियंत्रण या फिर उसका सत्ता जो है उसके हाथ में आ जाए। मतलब उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? टेरिटरी पर कब्ज़ा करना। तो ये अंतर हो गया विद्रोह और, तो यहाँ पर हमने डेफिनिशन सारी समझ ली हैं। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि नक्सलवाद क्या है या फिर भारत में उग्रवाद के प्रकार क्या हैं? तो इसके लिए गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में 4 प्रकार के उग्रवाद पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है, मुख्यतः अगर देखें तो 2 प्रकार के हैं, ए और बी। ए है पारंपरिक प्रकार का और बी है आपका आधुनिक। कैसा? आधुनिक प्रकार का। आधुनिक या फिर अगर इंग्लिश में बोले तो मॉडर्न एक्सट्रीमिज़्म, ठीक है? तो अगर हम पारंपरिक की बात करें तो ये 4 प्रकार का होता है। ये होता है पहला वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म। लेफ्ट विंग एलडब्ल्यूई को हम नक्सलवाद भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन में क्या आ जाए, नक्सलवाद की जगह पे एलडब्ल्यूई लिखा हो तो आपको बिल्कुल कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। एलडब्ल्यूई और नक्सलवाद दोनों एक ही हैं, बस नाम अलग-अलग है। तो यहाँ पर वामपंथी उग्रवाद क्या है? इसकी जो विचारधारा की शुरुआत होती है वो कार्ल मार्क्स से होती है। ये कौन थे? एक जर्मनी के क्या थे? एक दार्शनिक थे। इन्होंने, इनका मानना था कि अगर शोषक वर्ग, जो कि गरीब या फिर किसान है या फिर मजदूर वर्ग है, उनको बोलते थे ये शोषक वर्ग। शोषक वर्ग अगर अपने अधिकारों के लिए पाना चाहते हैं, अगर इनको अपने अधिकार चाहिए हैं, तो इनको शासक वर्ग से हमेशा वर्ग संघर्ष करके ही वो चीज़ मिल सकती है। ये इनकी सोच थी, बहुत अच्छी सोच थी, लेकिन इस अच्छी सोच का बहुत सारे लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया। इसका गलत फ़ायदा उठाकर लोगों ने अपने राजनैतिक और धार्मिक हितों को पूरा करने के लिए हथियार उठा लिए, और यहीं से वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत हो जाती है। फिर यहीं उन्हीं की आगे नक्शे कदम पर चलते हैं माओवाद, जो आपने सुना होगा माओइज़्म या फिर माओवाद कहते हैं। ये थे माओ से तुंग, जो कि कहाँ से थे? चीन से थे, और इन्होंने भी उसी विचार को या फिर विचारधारा को आगे बढ़ाया। इनका मूल मंत्र क्या है? सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। इसका मतलब अगर शोषक वर्गों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो उन्हें केवल बंदूक से ही क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। फिर सशस्त्र क्रांति होती है इसके अंदर, और इसमें क्षेत्र की बात करें अगर भारत में, तो भारत में रेड कॉरिडोर, जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। तेलंगाना का भी कुछ क्षेत्र इसमें आता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किन-किन राज्यों से रेड कॉरिडोर फैला हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है? मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बना के बताता हूँ। क्वेश्चन आएगा एमपीएसआई मेंस में कि रेड कॉरिडोर किस राज्यों से नहीं गुजरता है? किस राज्य से नहीं गुजरता है? उसमें ऑप्शन रहेगा आपका पश्चिम बंगाल, उसमें ऑप्शन रहेगा बिहार, यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल भी है रेड कॉरिडोर में, वेस्ट, क्योंकि शुरुआत ही नक्सलवाद की कहाँ से हुई है? कहाँ से हुई है? वेस्ट बंगाल से। तो इसमें पश्चिम बंगाल भी आपको ऐड कर लेना है।
रेड कॉरिडोर में, तो ऑप्शन में रहेगा पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और झारखंड, उड़ीसा। तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए रेड कॉरिडोर किन राज्यों से नहीं फैला है? तो आपको इन सभी के नाम याद होने चाहिए। सक्रिय संगठन सीपीआई माओइस्ट। अगर मैं उत्पत्ति और इतिहास की बात करूं तो यहाँ से आपकी मैं क्वेश्चन बना के बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि नक्सलवाद की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल से हुई है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किस गांव से हुई है नक्सलवाद की शुरुआत, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत किस गांव से हुई है? तो क्या आंसर आएगा? नक्सलवाड़ी गांव से हुई है। दो क्वेश्चन बन गए। किस जिले में स्थित है नक्सलवाड़ी गांव? तो दार्जिलिंग जिले में स्थित है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीन क्वेश्चन हो गए यहाँ से, राज्य हो गया, गांव हो गया, जिला हो गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किस सन में स्टार्ट हुआ है नक्सलवाद? 1967 से। किसके द्वारा किया गया है? तो चारू मजूमदार और कानू सान्याल। कितने क्वेश्चन हो गए? तीन, दो, पांच क्वेश्चन यहाँ से बन गए आपके। तो ये ऐसे आपको एमपीएसआई मेंस के लिए फैक्ट क्या करने पड़ेंगे? अपने पास में लिखने पड़ेंगे। बहुत ही वन लाइनर फैक्ट है, लेकिन ये चीजें हम सभी को पता नहीं होती हैं क्योंकि हमने कभी भी एमपीएसआई के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए इंटरनल सिक्योरिटी नहीं पढ़ी है। तो आपको इन फैक्ट को अपने पास गैदर करके रखना है। अब आगे देखिए इसके प्रमुख कारण क्या थे नक्सलवाद शुरू होने के। तो यहाँ पर आप जितनी भी चीजें हैं उनको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर कम ही चीजें दी हुई होंगी। यहाँ पर देखिए जल जंगल जमीन। क्या समझ में आ रहा है आपको कि आदिवासियों और स्थानीय लोगों की जल जंगल जमीन पर सरकार ने अपना क्या किया? धीरे धीरे सरकार ने अतिक्रमण किया और अतिक्रमण करने के बाद इनको उनकी जमीन से क्या कर दिया? बेदखल कर दिया। तो पहला रीजन तो हो गया ये। दूसरा रीजन विकास का अभाव। आज भी भारत में ऐसे राज्य हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिक्किम एकमात्र ऐसा देश है, सॉरी राज्य है हमारे देश का, जहां आज तक कितने साल हो गए हमारे, अगर मैं 1854 या 6 की बात करूँ तो यहाँ पर रेलवे आ गया था भारत में। लेकिन आज भी सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। क्या नहीं है? आज भी सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो जब आप विकास ही नहीं करोगे, किसी राज्य में आज भी रेलवे स्टेशन नहीं है इतने सालों के बाद, तो लोग क्या करेंगे? उन्हें विद्रोह तो करना ही पड़ेगा। तो ये बात होती है कि विकास के अभाव से भी क्या होता है? नक्सलवाद जैसी चीज़ों का या फिर जो उग्रवाद है उसमें वृद्धि होती है। विस्थापन। जितने भी राज्य रेड कॉरिडोर में आते हैं, जो कि आपने यहाँ पर देखे हैं, इन सभी राज्यों में खनिज पाए जाते हैं। जब खनिज पाए जाते हैं तो उन खनिजों को निकालने के लिए सरकार क्या करती है? विस्थापन करती है। इससे क्या होते हैं? स्थानीय लोग प्रभावित होते हैं और वो क्या करते हैं? हथियार उठा लेते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शोषण की, तो साहूकार और बिचौलियों के द्वारा हमेशा से ही भारत में जमींदारों के द्वारा छोटे वर्गों का हमेशा से क्या हुआ है? शोषण हुआ है। तो ये भी उसका प्रमुख कारण है। तो ये हो गया हमारा पहला जो नक्सलवाद है या फिर एलडब्ल्यूई है, वो है भारत में पहला उग्रवाद का प्रकार। दूसरे उग्रवाद का प्रकार है भारत में पारंपरिक रूप में, वो है उत्तर पूर्वी विद्रोह, जो कि 7 राज्यों में मुख्यतः फैला हुआ है, सिक्किम को छोड़कर। सिक्किम राज्य को छोड़कर 7 राज्यों में उग्रवाद फैला हुआ है, जिसमें कि हमारे अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, फिर मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पर त्रिपुरा कहीं पे है, फिर यहाँ पर मेघालय और असम। जितने भी ये 7 राज्य हैं, इन राज्यों में हमेशा से ही जनजातीय समूहों और नस्लीय लोगों, बाहरी लोगों के द्वारा क्या होता है? उग्रवाद फैलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप आज भी, आप मतलब मैं और आप, हम आज भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीनी चीनी करके बोलते हैं। तो ऐसे में भाई जब आप उनको अपना ही नहीं समझते हो, आज भी उन्हें नस्लवाद का शिकार बनाते हो, तो वो क्या करेंगे? कभी ना कभी तो उनको अपने आप से हथियार उठाने का मन होगा कि हमें तो ये अपना समझते ही नहीं है, तो हमें इंडिया में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया के साथ रहने की। तो ये हमेशा वहाँ पे होता है और यहाँ पर बहुत सारे, नागालैंड में अगर मैं बोलूँ तो नागा जो स्टूडेंट वाला जो वो है नागालैंड का संगठन है, वो उल्फा असम में है, पीएलए या फिर यूनिलेफ्ट मणिपुर। तो ऐसे चीज़ों में एक्सट्रीमिज़्म बढ़ता रहता है हमेशा। सीमा पार आतंकवाद, ये तीसरा प्रमुख उग्रवाद का भारत में प्रकार है। ये आप सभी ने पढ़ा है जम्मू कश्मीर में। और प्रकृति क्या है? इसमें हमेशा राज्य, अगर मैं बात करूँ तो राज्य प्रायोजित होता है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा भारत में फैलाया जाता है। इसको फैलाने का काम मुख्यतः कौन-कौन करता है? जैश ए मोहम्मद और क्या लश्कर ए तैयबा। ये 2 संगठन ऐसे हैं जो हमेशा जम्मू कश्मीर में उग्रवाद फैलाने के लिए लोकल लोगों को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं या फिर उन्हें फंडिंग करते हैं। तो ये हो गया उग्रवाद फैलाने का तीसरा कारण। चौथा है हमारा भारत में सबसे महत्वपूर्ण और आज के टाइम पर सबसे खतरनाक, ये मॉडर्न टाइम में सबसे खतरनाक उग्रवाद का प्रकार है। इसमें सभी प्रकार के जो धार्मिक संगठन हैं, वो इसमें अपनी अलग-अलग तरीके से भूमिका दिखा रहे हैं। इसमें धर्म की आड़ में हिंसा फैलाई जाती है। इसमें 2 प्रमुख
मुस्लिम यहाँ पर संगठन है पीएफआई और आईएसआई आईएस। तो पीएफआई आप सभी को पता होगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आज से लगभग 2 साल पहले पूरे देश में लगभग अगर मुझ मैं सही हूँ तो 100 के आसपास इनके जो ठिकाने थे उनको बैन किया गया था, प्लस इनके लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था। तो ये ऐसे संगठन हैं जो क्या करते हैं, भारत में उग्रवाद फैलाने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं, जैसे रणवीर सेना का संबंध किससे है, जो सवर्ण होते हैं उनसे है, सवर्णों के द्वारा। वैसे ही यहाँ पर एमसीसी जो है वो एससी एसटी के से संबंधित लोग हैं, वो जातीय उग्रवाद फैलाने का काम भारत में करते हैं। तो अगर हम आधुनिक और उभरती उग्रवाद की बात करें, तो यहाँ पर मुख्यतः शहरी नक्सलवाद, नार्को टेररिज्म, साइबर उग्रवाद और हाइब्रिड और खालिस्तानी उग्रवाद, इन सभी के बारे में आप सभी ने कभी ना कभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। शहरी नक्सलवाद का मतलब है कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किए जाते हैं इसमें, जैसे कि स्टूडेंट हो गए या फिर मजदूर हो गए। इनके बीच में क्या किया जाता है, उग्रवाद को फैलाने का धीरे-धीरे काम किया जाता है और आगे चल के उनके ब्रेन वॉश करके क्या किया जाता है, रेडिकलाइज़ कर दिया जाता है। नार्को टेररिज्म हमेशा से ही उग्रवाद का एक प्रमुख सपोर्टर है। वैसे ही साइबर उग्रवाद आज के टाइम की सबसे खतरनाक चीज़ों में से एक। भारत में आज के टाइम पर आप 10 सेकंड के वीडियो से लगभग 10 करोड़ लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, 10 सेकंड की वीडियो से। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी बहुत ही आइडियल पर्सन जिसके लिए भारत के लोग बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा दिखाते हैं, कोई भी हो सकता है वो, धार्मिक व्यक्ति है या फिर धार्मिक कोई भी चीज़ है, उसके लिए आप फेक न्यूज़ बना के 10 सेकंड की वीडियो में 10 करोड़ लोगों को रेडिकलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि भारत एक अशिक्षित, आज भी बहुत ही ज़्यादा लोग अशिक्षित हैं, बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारे आस-पास भी ऐसे लोग होते हैं जो 10 सेकंड के वीडियो से उत्तेजित हो जाते हैं। हाइब्रिड उग्रवाद, यहाँ पर क्या होता है, दिन में सामान्य नौकरी करते हैं ऐसे लोग और रात में आतंकवादी घटनाएँ करते हैं। खालिस्तानी उग्रवाद, ये सभी आपने पढ़ा है, जो कि सिख समूह से संबंधित हैं और ऐसे लोग हैं जो पंजाब से को एक अलग देश बनाने की माँग करते रहते हैं। फालतू की बात करते हैं ये लोग। तो करंट अफेयर के कुछ इश्यूज़ हैं जो उग्रवाद से संबंधित हैं, तो यहाँ पर हमने अभी क्या-क्या पढ़ा? उग्रवाद क्या है? हमने उग्रवाद के प्रकार देखे, 2 प्रकार के हैं, पारंपरिक और दूसरा है मॉडर्न। अगर पारंपरिक में बात करूँ तो ये 4 प्रकार का है, ठीक है? जिसमें नक्सलवाद आ गया आपका, फिर नॉर्थ ईस्ट आ गया, फिर जो पाकिस्तान वाला सीमा से प्रभावित क्षेत्र है, सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, फिर चौथा हो गया धार्मिक या फिर सांप्रदायिक उग्रवाद। अगर मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में हमने ये देखे 5 प्रकार की, जिसमें कि शहरी नक्सलवाद है, नार्को टेररिज्म है, साइबर उग्रवाद है, हाइब्रिड उग्रवाद है और खालिस्तानी उग्रवाद है। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया था सितंबर 2022 में। इसमें 5 साल के लिए बैन किया गया है भारत में इसको। फिर यहाँ पर मणिपुर हिंसा हुई 2023-24 में। यहाँ पर 2 प्रमुख जनजातीय ग्रुप हैं जिनका नाम है मैतेई और कुकी। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ड्रोन आतंकवाद, जो कि पाकिस्तान के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है भारत में, तो इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार करने की बात भारत ने अभी हाल ही में की है। इसके एंटी ड्रोन सिस्टम का आपको नाम कमेंट करना है। एंटी ड्रोन सिस्टम भारत जो अभी डेवलप कर रहा है, उसका नाम क्या है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ये एनआईए और ईडी के द्वारा चलाया गया था। पीएफआई जो कि ये बैन हुआ है ना, पीएफआई को जो प्रतिबंध लगा है, इस पर छापा मारने के लिए एनआईए और ईडी, इन दोनों ने मिलके एक ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया था। और शांति समझौता, ये नॉर्थ ईस्ट में हमेशा होते रहते हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट संगठन है और सरकार के बीच में हमेशा, या फिर जो जैसे उल्फा हो गया या फिर बोडो अकॉर्ड हो गया, तो ये क्या करते हैं, वहाँ के लोकल संगठन और सरकार के बीच में शांति बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। तो इनके बारे में भी हम इस वीडियो के अगली वीडियो में इन सब चीज़ों पे बात करेंगे कि भारत सरकार उग्रवाद को खत्म करने के लिए क्या कर रही है। अभी हमने समझ लिया कि उग्रवाद क्या है। तो इस वीडियो में हमको क्या समझ में आया, उग्रवाद क्या है, इसके प्रकार कितनी हैं और करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स हमने देखे, प्लस हमने देखा नक्सलवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ, कारण क्या थे, ये सारी चीज़ें कंप्लीट की। अब ये ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगली वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है और ये कैसे काम करती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत ही इसका हल है। किसका? उग्रवाद का। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम यहाँ पर 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं इस टॉपिक से, मतलब उग्रवाद से संबंधित 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। इससे आपकी जो दिमाग की नसें हैं वो खुलने वाली हैं। क्वेश्चन है, उग्रवाद का मूल लक्षण क्या है? क्या है? केवल सरकार की आलोचना करना? नहीं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों को नकारना, ये सही आंसर है। इतनी सांस्कृतिक संस्कृति का प्रचार नहीं, चुनाव लड़ना नहीं। रेड कॉरिडोर शब्द किस प्रकार के उग्रवाद से संबंधित है? बताइए भाई। अब बताइए इसमें खालिस्तानी उग्रवाद? नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि एलडब्ल्यूई को क्या बोलते हैं, नक्सलवाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? नक्सलवाद कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर किसको बोलते हैं? जहां पर नक्सलवाद फैला हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है।
नक्सलवाद ना देकर वो एलडब्ल्यू ही दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उग्रवाद एक मानसिक अवस्था है, जबकि आतंकवाद उस अवस्था की एक हिंसक अभिव्यक्ति है, जो कि सेकंड सुधार आयोग में इसका जो परिभाषा दी गई थी, इसके निहितार्थ क्या है? तो उग्रवाद को केवल सेना द्वारा समाप्त किया जा सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमें डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा उस क्षेत्र में जहाँ पर उग्रवाद फैला हुआ है। आतंकवाद के बिना उग्रवाद का कोई अस्तित्व नहीं है। देखो ये सही है, लेकिन यहाँ पर हमें बताना क्या है? इस डेफिनेशन का निहितार्थ बताना है। तीसरा पढ़िए, उग्रवाद से निपटने के लिए विचारात्मक सुधार आवश्यक हैं। यही पढ़ा था आपने आगे, बी नहीं होगा। अगला देखिए, समाधान रणनीति। अब ये इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हम विकास के बीच में और उग्रवाद के बीच में संबंध देख रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये समाधान क्या है? समाधान एक भारत सरकार के द्वारा 2017 में चलाया गया प्रोग्राम है, जिसमें अलग-अलग अंगों पर क्या किया गया है? लक्ष्य किया गया है। तो इसमें समाधान का फुल फॉर्म में ये बोल रहे हैं कि एच का फुल फॉर्म क्या है? एच का फुल फॉर्म यहाँ पर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी है। अब एक बार आप देख लीजिए कि समाधान का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने पढ़ा था, वह संगठन जो शहरों में मन नहीं हाँ, यही। वह जो शहरों में मानवाधिकार या सामाजिक कार्य की आड़ में माओवादी प्रचार फैलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोन वुल्फ अटैक। अगर मैं लोन वुल्फ के आगे ए जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? लोन के आगे ए जोड़ दिया तो वो क्या हो गया? अलोन हो गया। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अकेला बिना किसी संगठन के सहयोग के क्या करता है? हिंसा फैलाने का काम करता है, तो उसे लोन वुल्फ अटैक कहा जाता है। अब इसमें इसे अंजाम देने के लिए बड़े संगठन की आवश्यकता नहीं है। यह साइबर उग्रवाद का परिणाम हो सकता है, मतलब बी इसका सही आंसर है। सलवा जुर्म क्या है? सलवा जुर्म एक सरकार के द्वारा चलाया गया एक क्या था? एक परंपरा थी या फिर एक प्रोग्राम था, जिसमें सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोकल जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी भारत सरकार के द्वारा, और उन्हें नक्सलवादियों से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो भारत सरकार की इस प्रोग्राम को सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में असंवैधानिक घोषित करके इसको खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अगर नक्सलवाद को खत्म करना है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि नागरिकों की। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए नागरिकों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती है, तो इसको खत्म कर दिया गया। तो ये क्या था? विजिलेंटी ग्रुप होता था, जो कि क्या करता था? नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लड़ता था। समाधान सिद्धांत किस मंत्रालय के द्वारा? गृह मंत्रालय। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, वो गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाती हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिमाग में फिट होनी चाहिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऐसा ही क्वेश्चन तो बनने वाला है आपका एग्जाम में, तो बस उसके लिए तैयार रहना हमको। नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल के किस गांव से हुई? बताओ भाई, नक्सलवाड़ी गांव से। सही है ना? सी। अगला क्वेश्चन, कब हुई थी? 1967 में। किस राज्य से हुई थी? वेस्ट बंगाल से हुई थी। कौन किसने की थी? उनका नाम बताओ जल्दी से कमेंट करके। वैसे आगे मैंने क्वेश्चन डाला है। यहाँ पर सुरक्षा बल जो कि नक्सलवाद से लड़ने के लिए बनाए गए थे अलग अलग राज्यों के द्वारा, उनके बीच में सही सुमेलित सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो ग्रे हाउंड्स तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों द्वारा बनाई गई है। क्या है? ये पुलिस बल है, जो कि नक्सलवादियों से लड़ने के लिए बनाया गया था, ग्रे हाउंड्स। हॉक फोर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसकी स्थापना 1998 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय बालाघाट में है। तो यही तो क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या आएगा आपके एग्जाम में? यही आएगा। ब्लैक पैंथर छत्तीसगढ़ के द्वारा। कोबरा जो है, कोबरा, ये महाराष्ट्र के द्वारा नहीं है, ये सीआरपीएफ के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? कोबरा फोर्स सीआरपीएफ के द्वारा। तो ये आगे ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। शहरी नक्सलवाद, अर्बन नक्सलिज्म का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? जंगलों में लड़ने वाले नक्सली नहीं, शहरों में फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। पैसा अधिनियम क्या है? पैसा अधिनियम 1996 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। इसका अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं तो पी फॉर है पंचायत, ई फॉर है एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन, मतलब विस्तार करना। पंचायत एक्सपेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, स्पेलिंग देख लेना आप। ठीक है? तो ये क्यों लाया गया था कि जो पंचायती अधिनियम है आपका, पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज व्यवस्था है, उसको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, प्लस ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जनजातियां रहती हैं, अनुसूचित जनजातियां, उन क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए वहां पर पंचायती राज को भी बढ़ाया जाए, और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा क्या दिए जाएँ, अधिकार दिए जाएँ वहाँ के लोकल लोगों को। तो ये लाया गया था दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। भारत का कौन-सा क्षेत्र? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा, जो भी
यूपीएससी, पीएससी या फिर एमपी, ईएसबी की तैयारी करते हैं तो वो सभी इसको पढ़ते हैं। कोबरा बटालियन किससे संबंधित है? सीआरपीएफ, पहले ही मैं बता चुका हूँ। हाइब्रिड आतंकवादी किसे कहा जाता है? जो दिन में सामान्य नागरिक रहता है और रात में क्या करता है? आतंकवादी बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सब्जी वाला है जो कि गैर राज्य कारक है। गैर राज्य कारक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको क्या होते हैं। एक सब्जी वाला है गैर राज्य कारक है, ये दिन में सब्जी बेचता है और रात में बारूद जमा करता है। तो यही क्या हो गया? ये हाइब्रिड आतंकवादी हो गया। बालाघाट जिले में कौन सा नक्सली दलम सक्रिय है? तो इसका सही आंसर है विस्तार दलम। बालाघाट में एक और मैंने बताया था अभी आपको, हॉक फोर्स की स्थापना की गई थी। हॉक फोर्स मध्य प्रदेश की एक पुलिस बल है जो कि क्या करती है? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से लड़ने का काम करती है मध्य प्रदेश में। तो हॉक फोर्स का मुख्यालय भी कहाँ पर है? बालाघाट में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का अनुच्छेद 355 ऑलरेडी मैं ये करा चुका हूँ, इसका सही आंसर होगा आंतरिक सुरक्षा से राज्य की रक्षा करना। और कौन करेगा राज्य की रक्षा? केंद्र सरकार। मतलब अगर उसे लगा कि मध्य प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा बिगड़ रही है, किसे? केंद्र को, तो केंद्र 355 अनुच्छेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा में हस्तक्षेप कर सकती है। आगे देखिए, ग्रे हाउंड्स किस राज्य की पुलिस है? तेलंगाना। लोन वुल्फ अटैक एक अकेले व्यक्ति द्वारा, लोन के आगे ए जोड़ दो, अलोन, तो आपका ये हो जाएगा लॉन वुल्फ अटैक। अगला देखिए, गोल्डन ट्राइंगल, इससे पहले मैंने गोल्डन क्रिसेंट बताया था जो कि भारत के इस वाले, जो हमारा प्यारा भारत देश है इसकी सीमा पर यहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट फैला हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है। वहीं अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं, लगभग इस वाले, तो यहाँ पर जो फैला हुआ है 3 देशों में, जिसमें कि म्यांमार यहाँ से सटके, म्यांमार, फिर यहाँ पर लाओस और यहाँ पर थाईलैंड, इन तीनों में एक गोल्डन ट्राइंगल फैला हुआ है जिसे बोलते हैं स्वर्णिम त्रिभुज। क्या बोलते हैं? स्वर्णिम त्रिभुज। ये क्षेत्र भारत में ड्रग्स की तस्करी के लिए नॉर्थ ईस्ट में क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉरिडोर है और ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से आगे? आपको क्वेश्चन बन सकता है कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा देश नहीं है? अब उसमें ये 3 भी दे दिए जाएंगे, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, प्लस वहां पर बांग्लादेश भी दे दिया जाएगा। अब बांग्लादेश क्योंकि भारत की सीमा से लगता है तो आप तो यही लगाएंगे सबसे पहले कि भाई ये तो होगा ही होगा, मतलब आप इन दोनों में से किसी एक को सही आंसर लगाएंगे अगर आपने पढ़ा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन ट्रायंगल कहाँ कहाँ फैला हुआ है। इन 3 देशों में फैला हुआ है। मणिपुर हिंसा, मैतेई और कुकी के बीच में। रोशनी योजना, अब देखिए ये इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप 100% गलत करेंगे। कैसे? रोशनी योजना का संबंध आप हमेशा यही लगाएंगे कि विकास बढ़ाना है तो आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बिजली पहुंचानी पड़ेगी, लेकिन ये गलत है। अगर मैं ऑप्शन आपको दिखाऊं तो बिजली पहुंचाना नहीं, ये नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर है कौशल विकास। अब देखिए, अगर रोशनी, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि रोशनी मतलब कि किस में रोशनी? युवाओं में रोशनी फैलाना। तो इस टाइप का जब भी कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले जो फैक्ट होते हैं उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ऐसे क्वेश्चन से आपको फंसाने की कोशिश करता है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में आया था। अफस्पा, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके इसका फुल फॉर्म, अगर पता नहीं है तो जल्दी से गूगल में पता करो और कमेंट करो, जिससे जो नए लोग हैं उनको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि अफस्पा का फुल फॉर्म क्या होता है। जो भी न्यू वीडियो देखेंगे तो आप किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका सही आंसर ये सभी है। अफस्पा, ये हमेशा विवादों में रहता है क्योंकि केंद्र सरकार पर राज्य सरकारें क्या हमेशा आरोप लगाती हैं कि इसकी होड़ में ये लोग, जो केंद्र है वो क्या कर रही है? राज्यों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। माओवाद का जनक किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, टीआरएफ, जम्मू कश्मीर में टीआरएफ का संबंध किससे है? लश्कर ए तैयबा से है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? देखिए, पीएम ग्राम सड़क योजना नहीं, भारतमाला नहीं, भारतम नहीं, सेतु भारतम नहीं, मतलब आरआरपी, रोड रिक्वायरमेंट प्लान, ये शुरू की गई थी। तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए और अगले वीडियो में इसको मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ, मतलब सेकंड वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखिए, 29वां है। इसके बाद एक और क्वेश्चन, 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में पैसा अधिनियम किस जिले में? अब इसको एलिमिनेट कर सकते हैं अपन, झाबुआ नहीं हो सकता क्योंकि झाबुआ इस तरफ पड़ता है आपका, मंडला बीच में कहीं पड़ता है जबलपुर के साइड में, है ना, यहाँ कहीं पड़ता है, यहाँ कहीं। फिर शहडोल सीमा पर है, बड़वानी तो यहाँ कहीं है, तो बड़वानी भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर होगा सी, मतलब शहडोल। अगला क्वेश्चन देखिए, उग्रवाद एक मानसिक अवस्था है जबकि आतंकवाद एक कृत्य है। ये जो कथन है ये किसका सारांश है? सेकंड एआरसी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग,
इसकी 2 रिपोर्ट आई हैं। पहली रिपोर्ट आई थी 1966 में एआरसी 1 के नाम से। सेकंड जो एआरसी है वो कब आई थी? 2005 में। इसका पूरा नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। ठीक है? तो ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आपको कितनी रिपोर्ट आई हैं, कब-कब आई हैं, वो पता होना चाहिए। ये हो गया आपका सारे के सारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो इसी टाइप से आपको एमपीएसआई मेंस के लिए बहुत सारे फैक्ट रटने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने जितने भी फैक्ट्स बताए हैं आपको, या तो आप उसको कहीं पर लिख लीजिए, ठीक है? या तो आप नहीं लिख रहे हो तो आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगा। पीडीएफ में ऐसे शेयर करूँगा जिसमें कुछ चीज़ें जो मैंने ये वाली लिखी हैं, ये नहीं होंगी। तो अगर आप इसी से अभी लिखते जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं इसको सेव नहीं करता हूँ, तो ये वाली जो पीडीएफ मिलेगी आपको, उसमें केवल आपको टेक्स्ट मिलेगी, ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये आप देख लेना एक बार। और यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम एमपीएसआई को मेंस को बहुत अच्छे से टारगेट कर रहे हैं। वीकली टारगेट प्लान्स, टारगेट्स के साथ वीकली टेस्ट प्लस क्लासेस, जैसे कि मैंने बताया एमपीएसआई मेंस के लिए आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की ये थर्ड क्लास है। वैसे ही इनके जो नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट ₹0 में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपको बस सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है और सपोर्ट करना है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँगा और उतनी ही ज़्यादा अच्छे से मेहनत करूँगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए एमपीएसआई मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।